नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूँ मैं भारती कुमारी, लेकर आप सबके लिए नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची का 21वां भाग। पिछले भाग में गांव में फिर से हुए एक कांड, तथाकथित रूप से गांव जिस भाषा में उसे कांड कहता है, कांड का वर्णन था। एक सामाजिक दुर्घटना हो गई थी, जिसे लोग कहते हैं ब्रह्म हत्या का पाप लगा। फिर उसमें थोड़ी सी राजनीति आई, उस पाप से उबरने में किस तरह से वो उबरे। और रतिनाथ के जाने के पीछे का थोड़ा सा फ्लैशबैक चलता है। रतिनाथ की जो बचपन की सखी होती है बागो, उसका ब्याह कहाँ हुआ, और ब्याह के बाद जब वो दोनों मिले तो कितनी बहुत छोटी सी बातचीत हुई उस दोनों की। अब आगे। आषाढ़ बीत चुका था। खेतों में धान के पौधे लहलहा रहे थे। बरसात भली भांति शुरू हो गई थी। धान रोपने के दिन थे। क्यारीनुमा खेत पानी से भरे थे। आज आज रात फिर बारिश हुई थी, खूब हुई थी। जय किशोर सुबह सुबह उठे और लोटा लेकर दिशा फराकत के लिए घर से निकले। तरकुलवा में सभी जाति के लोग बसते थे। दुसाद, मुसहर, डोम थे तो धनिया जुलाहा भी थे, लेकिन बावन, राजपूत, बनिया, ग्वाला वगैरह वगैरह गांव के एक ओर थे और मुसलमान दूसरी ओर। छोटी जात वाले उसके बाद सड़क किनारे लंबाई में बसा था गांव। 8-10 पोखर थे, कुछ बस्ती के सामने और कुछ पीछे की ओर। एक पोखर का नाम बड़ी पोखर था। जय किशोर ने बचपन में इसी पोखर में तैरना सीखा था। भादव आसिन की तपती दोपहरिया में छाता लगाए इसी के बांध पर घंटों बैठकर कांटों में मछलियां फंसने की प्रतीक्षा की थी। 20 बार इसके छाती भर पानी में घुसकर नीले सफेद कमल वह तोड़ लाए थे। इन्हीं कारणों से ये पोखर उन्हें बहुत प्रिय था। कान पर जनेऊ चढ़ाए, हाथ में लोटा लिए जय किशोर जब बड़ी पोखर के घाट पर हाथ मटियाने आए तो शंकर बाबा मिल गए। वो बांस की छतरी लगाए हुए थे। कछोटी मार बड़े ही गौर से उस नाले की ओर देख रहे थे जिसमें से बरसाती पानी आ रहा था। तालाब की मछलियां रात में काफी निकल चुकी थी। लोगों ने खूब पकड़ा था। पोते ने जिद की तो अब शंकर बाबा भी आए थे। अभी तक सिर्फ 2 पोठी मछली हाथ लगी थी। कुछ और हो जाती तो अच्छा था। जय किशोर को देखते ही वो बोले, किशोर, तुम्हें इनका शौक नहीं रहा क्या अब? जय किशोर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मछलियों का शौक भी कभी जा सकता है क्या? लेकिन रात भर इसके लिए परेशानी कौन उठाए? चरवाहे ने कुछ मछलियां पकड़ी होंगी जरूर। हमारे वहां यह सब वही करता है। तालाब से मछलियां पकड़ना, बाग में से आम तोड़ लाना, हाट से साग भाजी ले आना, सब वही करता है, और दूसरा है ही कौन? इतना कहकर जय किशोर बाबू पानी के किनारे रखे काले सिल पर बैठ गए और हाथ मटियाने लगे। इस बीच में शंकर बाबा को एक पोठी और दिखाई दी। वह नाले के छल छल करते पानी में उस मछली को पकड़ने के लिए लपके। पैर लगाकर छपाक से पानी उछाला। निशाना बिल्कुल ठीक बैठा था। पोठी नाली के बाहर आकर उछल रही थी। हरी हरी धूप पर चांदी सी सफेद और चमकदार वो छोटी मछली जय किशोर को बहुत अच्छी लगी। बाबा ने उसे उठाकर जोर से पटक दिया। वो निष्प्राण हो गई। उछल कूद बंद हो जाने पर भी धूप पर बहुत सुंदर तो लगी रही थी। बाबा ने कहा, बस एक और हो जाए। जयशंकर हाथों से में 3 बार मिट्टी लगा चुके थे, अब लोटा मांज रहे थे। वो शंकर बाबा की ओर नजर फेंकते हुए बोले, बस 4 ही पोठी? सारा परिवार इतने में तृप्त हो जाएगा? बाबा की निगाह फिर छल छल करते पानी पर जम चुकी थी। उन्होंने कहा, मुझे अब इन वस्तुओं का आवेश नहीं है। बुचनू का हट था, इसके लिए 3-4 काफी होंगे। इतने में एक बड़ा सा झींगा तालाब से निकलकर बाहरी दुनिया की सैर करने के लिए नाले की रास्ते आगे बढ़ा। बाबा ने उसे देख लिया। झींगा से मतलब है झींगा मछली, प्रॉन। उसका मटमैला रंग उसकी आंखों को धोखा नहीं दे सका। वो फिर उसी भांति झपटे। इस बार अंजुरी से पानी उछाला उन्होंने। झींगा नाला से बाहर आ पड़ा। बाबा ने उसे भी दे पटका। जय किशोर ये सब देख रहे थे। वो कुल्ली कर चुके थे। अब उन्हें भिंडे पर बैठकर दातुन करना था। बाबा से कहा, अब तो आप जाएंगे? एक आध और हो जाए तो क्या हर्ज है? शंकर बाबा गुनगुना कर बोले। जय किशोर ने सोचा, इनका लोभ बढ़ता जा रहा है। मनुष्य जब प्राप्तव्य को पा जाता है तब उनकी दृष्टि आगे की ओर इतनी तेजी से क्यों फिसलती है? खैर,
बड़ी पोखर के भिंडे की ओर उत्तर की ओर मुंह करके जैसे जय किशोर दातुन करने लगे। आगे खेतों में धान के हरे हरे पौधे लहरा रहे थे। उनसे परे आमों के नील निविड़ कुंज थे। उनसे भी परे सुदूर उत्तरी आकाश में हिमालय की धवल धूमिल चोटियां थी, जो उगते सूरज की पीली किरणों से उद्भासित होकर स्वर्ण श्रृंग सी लग रही थी। जय किशोर ने इसी भांति यह दृश्य कई बार देखा है और यहीं बैठकर, किंतु आंखों को परितृप्ति नहीं हुई। हिमालय क्या इतना नजदीक है? उन्हें विश्वास नहीं होता। फिर भौगोलिक जानकारी चिकोटी काटती है कि दरभंगा जिले की उत्तरी सीमा यहाँ से 4 कोस पर है। आगे नेपाल है। ये हिमालय नेपाल ही में तो पड़ता है। हाँ, ठीक तो है। फिर वो स्वप्न देखने लगे कि पेंशन मिल जाने पर जब घर बैठेंगे तो रोज ये दृश्य देखने को मिलेगा। वह कभी बिहार छोड़ बाहर नहीं गए, फिर भी अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनी शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदांग वरदांग। मातृभूमि वंदना के लिए बंगीय बंकिम चंद्र ने इन विशेषणों का उपयोग किया है। जय किशोर का दावा था कि हमारी मातृभूमि मिथिला भी ठीक इन्हीं विशेषणों की अधिकारिणी है। इस संबंध में दक्षिण बिहार के अपने भाइयों से वो उलझ पड़ते। जय किशोर के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और तीसरी लड़की। सपरिवार वो प्रवास में रहते। बहुत कोशिश की कि माँ भी साथ रहे, मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया। जिद करने पर वो कहती, जन्म भर कहीं और नहीं गई और अब बुढ़ापे में क्यों कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा मुझसे छुड़वाओगे? पर्व और त्योहार के दिनों में देवता पितर आवेंगे, आंगन घर सूना रहेगा तो निराश होकर लौट जाएंगे। ये सुनकर जय किशोर चुप हो जाते। श्रद्धालु माँ के दिल को दुखाना इस शिक्षित पुत्र को अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात भी थी, जायदाद काफी थी, दूसरे पर निगरानी का भार सौंप देने से निश्चित था कि उसमें चूहे लग जाते। जय किशोर की नौकरी मजबूरी की नौकरी नहीं थी, वह थी खाते पीते आदमी द्वारा शौक से की जाने वाली नौकरी। जिला स्कूल में हेड पंडिताई यूं भी मामूली नौकरी नहीं कहलाएगी। उसका संबंध सीधे सरकार बहादुर से रहता है। पत्नी उन्हें अच्छी मिली है, उसका कुलशील भी अच्छा है, चेहरा मोहरा भी बढ़िया है। गौना के बाद कई साल तक वो अपनी सास के साथ ही रही। जब जय किशोर की नियुक्ति रांची के जिला स्कूल में हुई, तब से रूप रानी भी साथ रहती आई है। ये नाम सास का रखा हुआ है। मायके का नाम था शशिमुखी। भले घर की सभी औरतों के 2-2 नाम हुआ करते हैं, एक ससुराल का और दूसरा मायके का। यहाँ पर रोककर मैं बताना चाहूँगी, ये एक परंपरा थी या अभी भी है ये परंपरा कि जो जब लड़की की शादी होती थी, जो उसके मायके का नाम था वो तो था ही, और ससुराल आने पर या तो मिथिलांचल में खासकर कन्या या बउआसिन ऐसे नामों से उनको बुलाया जाता था। लेकिन बहुत सारे घरों में सास या वो घर के बड़े एक नाम रख देते थे उनका। जैसे यहाँ जय किशोर की पत्नी का नाम है, मायके का नाम है शशिमुखी और सास ने उनका नाम रखा है रूप रानी। पिछले दिन संध्या काल रतिनाथ तरकुलवा पहुंचा था अकेला। इधर वह कई बार सुवंकरपुर से तरकुलवा आ जा चुका था, इसलिए जयनाथ ने अकेले ही आने दिया। रतिनाथ हालांकि जय किशोर का अपना भांजा नहीं था, फिर भी वो उसे बहुत मानते थे, उसके गुणों पर मुग्ध थे। वो बहुत कम बोलता, फुर्ती से काम करता, कमजोर और दुबला रहने पर भी सभी तरह के कामों के लिए तैयार रहता। पढ़ने में तो खैर तेज था ही, अक्षर भी उसके सुंदर होते थे। खाते पीते समय भी कोई शिकायत नहीं थी कि यह खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। रसोई करना भी उसे आता था। एक प्रवासी के लिए यह बहुत बड़ा गुण है कि उसे वो खाना पकाना जाने। जय किशोर के जाने में अभी 3 दिन बाकी थे। इस बार आम नहीं फला था, फिर भी जिनके पास कलमी आम के पेड़ थे उन्हें कुछ न कुछ हाथ लग ही गया था। कलकतिया थोड़ा बहुत हर साल फलता है। मालदा और कृष्णभोग के बारे में ठीक यही बात नहीं कही जा सकती। और वर्षों के भांति इस वर्ष भी 150 आम जय किशोर साथ ले जाना चाहते थे। माँ को भला इसमें क्या आपत्ति होती? उसने कहा, यहाँ खाओ तब भी और वहाँ खाओ तब भी बराबर है, यहाँ है ही कौन खाने वाला। बच्चों को खाते देखती हूँ तो यूं ही मेरा मन अघा जाता है, नहीं तो अकेले कोई चीज अच्छी चीज खाना मेरे लिए पहाड़ हो जाता है। रूपरानी ने कहा, आम तो मोतिहारी में है ही, वहाँ क्या होगा ले जाकर। यहाँ रहेगा तो पड़ोस और समाज के 10 लोग खाएंगे, जस भी देंगे।
मगर माँ ने बहुत जोर दिया, कितना भी ले जाओगी यहाँ के लिए घटेगा नहीं। इस गांव में सभी के अपने अपने पेड़ हैं। थोड़ा बहुत आम सभी के पेड़ों में फड़े हैं। कुछ ने तो बेचा भी है। तुम वहां खरीद कर खाओगी और यहाँ सड़ेंगे, ये कैसे होगा। आखिर 200 आम खांचों में भरकर ऊपर से एक एक खांचा डालकर उन्हें मजबूती से सी दिया गया। इन कामों में जय किशोर की माँ बहुत चतुर थी। वो वास्तव में नारी के रूप में पौरुष की अवतार थी। जय किशोर मुक्त कंठ होकर कहते, ऐसी माँ और किसकी होगी। कभी किसी काम के लिए मुझे नहीं कहा। मैं राजकुमार की तरह रहता आया हूँ। हाथ से कदाचित ही एक तिनका भी उठाना पड़ा हो। और जय किशोर बाबू का ऐसा कहना अनर्गल नहीं था। उनकी माँ घर के सारे काम काज स्वयं ही करती कराती थी। खेती बाड़ी के लिए कभी उन्होंने काम करने वाले नहीं रखे। कभी कभी भाई मदद कर जाता था। तरकुलवा में खेत मजदूर सुलभ थे। जय किशोर की माँ ने 2 खेत मजदूरों को 5-5 कट्ठा खेत दे दिया था। वे पिशाच की तरह कड़ी मेहनत और सारे काम कर जाते। धान रोपने के दिनों में रोज 5-5, 7-7, 10-10 तक मजदूर लगे रहते। उन्हें 2.5 सेर धान और पेट भर खाना मिलता, दाल भात तरकारी और अचार। छोटी जाति के उन गरीब और भूखे बनिहारों के लिए जय किशोर बाबू के खेतों में धान रोपने का ये महोत्सव के दिन थे, पुण्याह थे। इसका असर पड़ता था गृहस्थी पर। सबसे पहले जय किशोर के ही खेतों की धन रोपनी हो जाती, फिर गांव वालों की उसके बाद होती। सोहनी करने यानी निराने और फसल काटने में भी यही सिलसिला रहता। यह सब उस वृद्ध महिला का ही पौरुष था। नहीं तो प्रवासी पंडित की खेती बाड़ी का नमूना देखना हो तो शुभंकरपुर के जनार्दन पंडित के खेतों को देखिए। खुद कलकत्ता रहते हैं, बेटा रांची स्कूल में मास्टर है, परिवार को साथ रखता है। बेटा पतोहू रांची में, 2 छोटे लड़के पटना में पढ़ते हैं। घर पर 85 साल की वृद्धा चाची हैं। जायदाद काफी है, मगर यह सब खवास नारायण मर्डर के भाग में लिखा है। भैंस का दूध वह पीता है। मालभोग और कनकजीर का भात वो खाता है। बगिया का चंपा, केला, मालदा, आम, बनारसी अमरूद सब उसी के बाल भोग में चला जाता है। बाप दादे के जमाने का राजशाही पलंग पंडित नहीं है तो उस पर टांग फैलाकर और कौन सोएगा। सोता है नारायण खवास। चाची बेचारी ना जीती है ना मरती है, हुकुर हुकुर करती है। रांची से जब जब पोता आता है अपनी इस दादी के लिए एक ना एक रसोईया बहाल कर जाता है, मगर वो रसोइये को 10-15 दिन से ज्यादा टिकने नहीं देती। जिंदगी भर वो अकेली ही रही, अकेले पकाकर अकेले ही खाया। अब उन्हें दूसरों के हाथ की रसोई कैसे पसंद आए। आंगन के चारों तरफ 4 घर हैं। एक में चाची का डेरा है, दूसरे में पलंग वगैरह है, तीसरे में धान चावल चूहा झिंगुर और नेवले रहते हैं, चौथा खाली पड़ा है जिसमें धान की भूसी, टूटी संदूक, पुराना पिटारा वगैरह सुरक्षित है। कुंती और नीलो इसी घर में ब्याती है। टोल भर के सार्वजनिक कुत्ते का नाम जाने कब किसने कुंती रख दिया और नीलो बिल्ली थी। कुंती के प्रसव का सुनिश्चित स्थान पिटारा है और नीलो रानी टूटी बंद संदूक में बच्चे जनती है। जनार्दन पंडित का घर आंगन किसी अभागे जमींदार की उजाड़ कचहरी जैसा लगता है। बिना देखभाल की घर गृहस्थी का यही हाल होता है। जय किशोर को अपनी माँ का बहुत बड़ा अभिमान था। कभी उन्होंने माँ की किसी बात का प्रतिवाद नहीं किया। तीसरे साल जब वह घर आए तो किसी ने गौरी के उस कुकांड का सारा समाचार जय किशोर से कहा और बारंबार कहा, लेकिन वो उत्तेजित नहीं हुए। समाज में एक तरुणी विधवा को किन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है, इस बात को वो भली भांति समझते थे। थोड़ा क्षोभ और संकोच जय किशोर को अवश्य हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरे ही रूप में प्रकट किया। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भ्रातृद्वितीया में अपनी बहन के यहाँ वो नहीं गए। बस मां को समझाने के लिए उन्होंने कोई बहाना ढूंढ लिया। रतिनाथ को स्नेह भाजन बनाकर जय किशोर उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हुए थे। इसके अंदर उसका भगिनी प्रेम ही काम कर रहा था। उमानाथ को वो पढ़ा नहीं सके थे तो इसमें उनका क्या दोष। रतिनाथ को गौरी कितना मानती थी ये जय किशोर को अच्छी तरह मालूम था। रत्ती की प्रतिभा देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह लड़का उमानाथ की तरह मुझे बहन की दृष्टि में हल्का नहीं बनाएगा।
स्कूल 13 जुलाई को खुल रहा था। 11 और 12 को मंगल और बुधवार पड़ते थे। उत्तर की तरफ जाने में दिशाशूल होता, इसलिए जयकिशोर आषाढ़ शुक्ल पश्चिमी सोम को सपरिवार मोतिहारी के लिए चल पड़े। एक अहीर का लड़का ठकवा साथ रहता था। 3 बच्चे, नौकर रतिनाथ और 2 जने खुद। कुल मिलाकर इस बार परिवार में 7 प्राणी हो गए थे। तरकुलवा से राजनगर काम एक ही बैलगाड़ी से चल गया। भीड़ के कारण औरत और बच्चों को जनाना डब्बे में बैठा दिया गया था। सुबह की ट्रेन थी। रतिनाथ ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, देखते चलेंगे। तारसराय तक नहीं, दरभंगा तक उसका देखा हुआ था ही। इसके आगे रत्ती सहस्त्राक्ष बनकर चलती रेलगाड़ी में से आसपास का दृश्य देखने लगा। कोसों तक फैले धान के हरे भरे खेत, उसकी लहराती हरियाली क्या थी, तरंगित समुद्र का ही हरा संस्करण था। लेकिन रतिनाथ ने समुद्र नहीं देखा था। हाँ, बाढ़ के दिनों में परसौनी के पश्चिम जब मोहना चौर पानी से भर जाता तो लोग कहते मोहना तो समुद्र हो गया। इससे समुद्र का एक कल्पित नक्शा उस किशोर के दिमाग में था अवश्य। फिर भी धान के खेतों के कोसों लहराती हरियाली को महासमुद्र कह देना उसके बूते की बात नहीं थी। असीम हरितिमा के उस भव्य दृश्य से रत्ती की आंखें आघाती नहीं थी। इधर उधर बैठे खड़े मुसाफिरों के गुलगपाड़े उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ थे। गाड़ी हरहराती हुई जब एक पुल को पार करने लगी तो ठकवा ने चिकोटी काटकर कहा, रत्ती बाबू, जानते हैं कौन नदी है? रतिनाथ ने चौंक कर कहा, नहीं तो। ठकवा बोला, ये बागमती है। रत्ती को किसी कवि का एक पद याद आया जिसमें कहा गया है, बागमती तू धन्य है, तेरा पानी विद्यापति की सांस से सुरभित है और तेरे तट के बालू का कण दार्शनिकों की दृष्टि से भास्वर। तेरा प्रवाह जिस भूमि से एक बार भी गुजर जाता है वो सदा के लिए रत्न गर्भा बन जाती है। बागमती तू धन्य है। शरद ऋतु की पूर्णिमा के इस निश्चित में मन करता है मैं अपनी देह तेरे प्रहमान वक्ष पर छोड़ दूं। सोचते सोचते वो झपकियां लेने लगा। एक दचके के साथ नींद टूटी तो गाड़ी समस्तीपुर आ चुकी थी। लोग धड़ाधड़ उतर रहे थे। रतिनाथ भी उतरा। उसकी छोटी सी गठरी मामा मामी के बिस्तरों में डाल दी गई थी। उस ओर से तो वो निश्चिंत था। इत्मीनान से उतरा और मामा के पास जाकर खड़ा हो गया। बड़ा सा स्टेशन, लोगों की अपार भीड़, ट्रेनों की कमी नहीं, पान सिगरेट वालों का कोलाहल। दुनिया के इस विचित्र पहलू से रतिनाथ आज तक अनजाना था। बाप, चाची और साथियों के बिछोह से जो दिल अभी तक भारी भारी सा था अब हल्का होता जा रहा था। नई जगह, नए लोग, नए नजारे। स्मृति पट से पिछली रेखाएं मिटती जा रही थी। रंग तो धुंधला पर ही चुका था। रत्ती को ख्याल आया, ये तो समस्तीपुर का हाल है और कलकत्ता कितना बड़ा शहर होगा। कहते हैं वहां 15 लाख लोग रहते हैं। बड़े होने पर भैया के साथ मैं भी कलकत्ते जाऊंगा। इतने में मुजफ्फरपुर की गाड़ी आ धमकी। सब उसमें सवार हुए। भीड़ कम थी। पूसा रोड, ढोली, सिलौट और चौथा स्टेशन मुजफ्फरपुर। रत्ती गिनता गया था। वहां पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। लाइन के दोनों ओर आम और लीची के बड़े बड़े बाग थे। धान के खेत भी थे मगर उतने हरे भरे नहीं। लीची का मौसम बीत चुका था और आम फरा ही ना था। फिर भी स्टेशन पर बथुआ आम बिक रहे थे, रुपए में 12। वो उन लोगों के लिए अलभ्य वस्तु नहीं थी क्योंकि 200 बड़े और बढ़िया आम साथ जा रहे थे। मोतिहारी की गाड़ी में अभी कुछ विलंब था। दरी बिछाकर प्लेटफार्म पर वो बैठ गए। वही खाना वाना हुआ। जैसे जयकिशोर पड़े रहे तो ठकवा ने उनके पैर और जांघों में मुक्कियां लगाना शुरू किया। मुक्कियां लगवाते लगवाते उन्हें नींद आ गई। छोटी बच्ची के आगे से पूरी उठा लेने के कारण सड़ी दुम वाले कुत्ते को रतिनाथ ने एक लात लगाया। वो आऊं आऊं कर उठा तो जयकिशोर की आंख खुली। बिस्तर बांध बूंद कर तैयार हो गए। थोड़ी देर में पहलेजा घाट से गाड़ी आई, उस पर सवार हुए। 3 बज रहे थे। गाड़ी चलते ही रतिनाथ को नींद आ गई। 8 बजे रात को ट्रेन मोतिहारी पहुंची। रतिनाथ की चाची का ये भाग आज यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।